मेहनत को सफल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसे शेयर जरूर करें। थैंक्स। Good evening, friends. I am Abhinav from Mira Classes, and today we are going to learn about first chapter of OC. Chapter 1: Nature, Purpose, and Scope of Business. So we will first start with introduction. So economic activities keep trade and commerce alive all over the world. In your city or a village, a potter, a blacksmith, a weaver, a cobbler gets economic benefits or monetary return. A weaver, a cobbler gets economic benefits और monetary returns to economic activities. मतलब कि economic activities जो ट्रेड और कॉमर्स हमारे वर्ल्ड में पूरे दुनिया को रखते हैं, जैसे कि आपके शहर या फिर आपके गांव में एक पॉटर, एक ब्लैकस्मिथ, एक वीवर, एक कॉबलर को इकोनॉमिक बेनिफिट्स या फिर पैसे उसे वापस मिलते हैं, उस चीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं. Thousands of employees work in cities or small factories to get employment. All these activities are economic activities conducted with the objective to earn income. Business is an economic activity conducted with the objective of profit. मतलब कि 1000 एम्प्लॉयज़ होते हैं जो बड़े बड़े शहरों और छोटे छोटे बड़े फैक्ट्री में काम करके उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और ऐसी एक्टिविटीज़ से हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंडक्ट होता है जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्टिव से हमें इनकम अर्न कर पाते हैं. और बिजनेस एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है. बिसाइड बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आर ऑल्सो द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. Human needs are increasing continuously. Man has to perform economic activity to satisfy his needs. For example, farmer produces grains, law charges fee for representing a case in the court on behalf of his client. A worker gets wages by working in the factory. All these activities are called economic activities, as the objective of this activity is to get monetary returns. ऐसे क्वेश्चंस आपको एक मार्क के एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. ह्यूमन नीड्स जो होते हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, और मैन को इकोनॉमिक अपने नीड सेटिस्फाई करने के लिए पैसे कमाने होते हैं. जैसे कि एग्जांपल दिया है, फार्मर फूड ग्रेन प्रोड्यूस करता है, लॉयर फीस चार्ज करता है ताकि वो कोर्ट में अपना एक केस रिप्रेजेंट कर सके अपने क्लाइंट के सामने, और एक वर्कर को वेजेस मिलते हैं फैक्ट्री में काम करके. और ऐसी एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको पैसे मॉनेटरी रिटर्न्स वापस मिलते हैं. सम पर्सन्स इन सोसाइटी परफॉर्म एक्टिविटीज़ विदाउट एमिंग एट इकोनॉमिक बेनिफिट और मॉनेटरी रिटर्न्स. फॉर एग्जांपल, सोशल वर्कर इज़ वर्किंग विद द एम ऑफ सोशल सर्विस. मतलब कि कुछ पर्सन जो होते हैं सोसाइटी में एक्टिविटीज़ करते हैं बिना पैसे कमाए या फिर बिना पैसे के वो लोग काम करते हैं. जैसे कि एक सोशल वर्कर काम करता है एक सोशल सर्विस के काम से. इफ़ डॉक्टर प्रोवाइड्स फ्री मेडिकल सर्विस विद द मोटिवेशन ऑफ सोशल सर्विस, इट इज़ कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, मॉनेटरी कंसिडरेशन और मॉनेटरी रिटर्न. मतलब कि अगर डॉक्टर फ्री मेडिकल सर्विस करता है सोशल सर्विस के मोटिवेशन से तो उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. तब कि इसमें आपको इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेगा या फिर आपको कोई मॉनेटरी रिटर्न या फिर आपके पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे. इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स एन एक्टिविटी कैरिड आउट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट और मॉनेटरी कंसिडरेशन. तब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी एक्टिविटी होती है जिसमें हमें इकोनॉमिक बेनिफिट का ऑब्जेक्टिव भी मिलता है और हमें हमारे पैसे भी वापस मिलते हैं. मैन हैज़ टू परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर हिज लाइवलीहुड so that he can satisfy his needs by getting money. मतलब कि एक मैन को इकोनॉमिक मतलब पैसे कमा अपने घर में घर उसको चलाना तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए उसको अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए पैसे चाहिए ही. ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़. अ पर्सन डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर्स एंड गेट्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर हिम. मतलब कि जो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं उसको हम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ बोलते हैं. और जो इंसान इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है और जो दूसरों की नीड सेटिस्फाई करता है और
खुद को इकोनॉमिक बेनिफिट देता है। ऐसी चीज़ों को हम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर बाय प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन्स, अ वीवर बाय मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ, a carpenter by manufacturing furniture, satisfy the needs of different classes of society. By this way he gets economic returns. Economic activities is at the center of the modern world. मतलब कि जैसे कि एक फार्मर को फूड ग्रेन प्रोड्यूस करता है, वीवर एक क्लॉथ मैन्युफैक्चर करता है, कारपेंटर फर्नीचर मैन्युफैक्चर करता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के सोसाइटी होते हैं जो अपनी नीड सेटिस्फाई करते हैं, जिससे उन्हें अपने इकोनॉमिक रिटर्न्स यानी कि पैसे वापस मिलते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो मॉडर्न वर्ल्ड के एकदम बीच में होते हैं। एंड नाउ वी विल लर्न अबाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज नाइदर नेसेसरी नाइदर मॉनेटरी नॉन इकोनॉमिक गेन्स। Some persons in society perform activities without the objective of monetary consideration or economic gains। तब कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ऑब्जेक्टिव ये होता है, ना ही आपको पैसे वापस मिलते हैं, ना ही आपको कोई इकोनॉमिक गेन मिलता है। कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं बिना किसी पैसे के या फिर किसी इकोनॉमिक गेन कमाए बिना। फॉर एग्जांपल, सोशल सर्विस कैरिड बाय social worker, nursing activity by mother for her children, working of volunteer propagating, doing propaganda for the unity of community, volunteer working in relief camp where the people are affected by natural calamities like earthquake and tsunami are called non economic activities। मतलब कि जो लोग सोशल सर्विस करते हैं, जो लोग सोशल सर्विस कैरी करते हैं, सोशल काम करते हैं, और अपने कुछ लोग दूसरों बच्चों के लिए नर्सिंग एक्टिविटी करते हैं और वॉलंटियर जैसे काम करते हैं, जिसमें वो लोग रिलीफ कैम्प में काम करते हैं, जो लोग पीपल नेचुरल कैलेमिटीज़ से अफेक्ट होते हैं जैसे कि अर्थक्वेक और सुनामी। ऐसी चीज़ों को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। द मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऑफ दिस एक्टिविटीज़ आर सर्विसेज टू कंट्री, सर्विस टू सोसाइटी, फीलिंग ऑफ दिस ब्रिंग्स चेंजेस इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन। मतलब कि ये जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, वो हमें कंट्री के लिए सर्विसेज, सोसाइटी के लिए हम सर्विस करते हैं, और भी प्रकार के फीलिंग होते हैं जो इंसान के लाइफ में चेंजेस लाते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पॉइंट ऑफ डिफरेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक एक्टिविटी मोटिव इज टू गेट economic benefit, non-economic activity motive is social service, human service or service to country. Expectation is profit, salary, fees and maximization of health. Non-economic activity expectation is service to country, social service. Type, there are mainly three types of economic activity, that are business, profession and employment. And in no economic activity there are no types. Risk and uncertainty, in economic activity there remain risk and uncertainty, while in non-economic activity there are no risk and there is uncertainty। मतलब कि अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब कि आपको पैसे मिलते हैं। कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप कोई सोशल सर्विस काम करते हैं या फिर आप कोई ह्यूमन सर्विस करते हैं या फिर कंट्री के लिए सर्विस करते हैं, उसमें आपको कोई पैसा नहीं मिलता है। एक्सपेक्टेशन से आपको प्रॉफिट, सैलरी, फीस और वेल्थ, आप क्या कमा रहे हो उसके बारे में पता चलता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप अपने कंट्री के लिए सर्विस कर रहे हैं, सोशल सर्विस कर रहे हैं, लेकिन उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ मन की शांति मिलेगी। टाइप, इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 टाइप होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई टाइप नहीं होते हैं। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिस्क और अनसर्टेनिटी होता है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक में देखेंगे तो रिस्क तो नहीं है लेकिन अनसर्टेनिटी तो ज़रूर है। टाइप्स ऑफ, नाउ वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, देयर आर बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि तीन टाइप के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं जिनका नाम है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, मीनिंग एंड डेफिनेशन। द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड from the English word busy, which means to remain active,
or to be active continuously. Business is carried out with the motive of getting profit and wealth. मतलब कि जो टर्म बिजनेस होता है वो एक इंग्लिश वर्ड से डिराइव किया है जिसका नाम है बिजी। मतलब कि आप एक्टिव रहते हैं या फिर आप कंटिन्यूसली एक्टिव रहते हैं। बिजनेस जो होता है वो प्रॉफिट और वेल्थ के काम करने के मोटिव से चलता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इज रिलेटेड विद द प्रॉफिट मोटिव। समटाइम्स लॉस इज इनकर्ड इन बिजनेस इवन दो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट होता है वो प्रॉफिट के मोटिव से चलता है, लेकिन कभी कभी लॉस होता है, लेकिन बिजनेस में होता है, लेकिन तब भी वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। अब एक बिजनेस के बारे में आपको एक ब्रीफ के बारे में आपको और भी चीज़ें बताई गई है, जैसे कि बिजनेस मीन्स एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। मतलब कि बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके मोटिव से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी, रिक्वायरमेंट ऑफ मनी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू ऑब्टेन प्रॉफिट थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब कि इसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव इस बिजनेस का होता है कि आपको प्रॉफिट मिलता है इकोनॉमिक एक्टिविटी से। इन एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट इज़ एसेंशियल टू कंटिन्यू द बिजनेस। मतलब कि अगर प्रॉफिट का अगर कमी हो तो बिजनेस की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, और प्रॉफिट एसेंशियल होता है बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए। गुड्स आर सोल्ड एट हाई प्राइस हायर देन द कॉस्ट प्राइस, इट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट। ये पूछ सकते हैं एक मार्क में, व्हाट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट। मतलब कि गुड्स जो होते हैं वो एक हायर प्राइस पे पूछे जाते हैं कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा, तो इसको हम प्रॉफिट कहते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस इज इवन मेजर्ड विद द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज़ द बैरोमीटर ऑफ बिजनेस। मतलब कि जो बिजनेस की जो एफिशिएंसी होती है वो हम मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट से भी मेजर कर सकते हैं। तो प्रॉफिट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बैरोमीटर ऑफ बिजनेस। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Exchange of goods and services takes place when goods and services are sold either by manufacturing or by purchasing. Business involves exchange of goods and services. मतलब कि गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज तभी प्लेस लेता है जब गुड्स और सर्विसेज सोल्ड किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग में या फिर परचेसिंग में। बिजनेस जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी इन्वॉल्व करता है। Goods in physical form and service in invisible and intangible form are exchanged. मतलब कि गुड्स जो होते हैं फिजिकल फॉर्म और सर्विस में भी इनविजिबल फॉर्म में भी एक्सचेंज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स चेंजेस फिजिकल गुड्स व्हाइल अ कंपनी प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक सर्विस एक्सचेंजेस सर्विस। मतलब कि एक कंपनी जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है और फिजिकल गुड्स एक्सचेंज करती है, तो वो कंपनी इलेक्ट्रिक सर्विस के साथ साथ सर्विस भी एक्सचेंज करती है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस इन्वॉल्व रिस्क एंड एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। इट इन्वॉल्व मैन मेड रिस्क सच एज फायर, एक्सीडेंट, स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉयज, रायट, रॉबरी, थेफ्ट, डैमेज, चेंज इन प्रेफरेंसेस, डिक्रीज इन डिमांड, चेंज इन लाइफस्टाइल ऑफ पब्लिक, टेस्ट, हैबिट, कॉम्पिटिशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। मतलब कि बिज़नेस में अलग अलग प्रकार के रिस्क और एलिमेंट होते हैं, और उसका आपको पता नहीं कि वो आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे कि नहीं। उसमें अलग अलग प्रकार के मैनेजमेंट रिस्क जैसे होते हैं फायर, एक्सीडेंट, एम्प्लॉयज़ की हड़ताल, बाद में रॉबरी, रायट, थेफ्ट, चेंज इन प्रेफरेंस, आपकी डिमांड कम हो जाना, पब्लिक का लाइफस्टाइल चेंज होना, बाद में आपकी प्रोडक्ट का टेस्ट, आपका हैबिट, फिर कंपटीशन, और फिर टेक्नोलॉजी में भी चेंज होना। ये अलग अलग प्रकार के मैनमेड रिस्क होते हैं। वाइल नेचुरल रिस्क लाइक सुनामी, अर्थक्वेक, स्टॉर्म आर ऑल्सो इन्वॉल्व, ऑल दिस रिस्क एडवर्सली अफेक्ट द इनकम ऑफ द बिजनेस। नेचुरल रिस्क होते हैं जैसे कि सुनामी, अर्थक्वेक, स्टॉर्म, वो भी इन्वॉल्व करते हैं, और ये सारी चीज़ें बिजनेस की इनकम को भी इफेक्ट करते हैं। The returns from the business become uncertain due to various risks. Sometimes there is loss in the business due to the risk, even though the motive of business is profit. मतलब कि बिजनेस में से जो हमें रिटर्न मिलते हैं वो कभी कभी अच्छे नहीं होते हैं,
क्योंकि अलग अलग प्रकार के रिस्क होते हैं। कभी कभी बिजनेस में लॉस भी हो जाता है रिस्क की वजह से, लेकिन तब भी बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट ही क्यों ना हो। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर विद द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। मतलब कि आपको कंज्यूमर को कोई सेटिस्फैक्शन करना है गुड्स एंड सर्विस के साथ, तो उसे क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी कहते हैं। मतलब किसी चीज़ का यूटिलाइजेशन करने के लिए। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी टेक्स प्लेस इन 3 ways: form, place and time. When a raw material is converted into consumable finished goods, creation of form utility takes place. When goods are carried over from the place of production to place of consumption, creation of utility takes place. मतलब कि जब रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल गुड्स में पूरी तरह से कन्वर्ट कर देते हैं तो क्रिएशन ऑफ फॉर्म यूटिलिटी उसकी जगह ले लेता है। और जब गुड्स को प्रोडक्शन के प्लेस से और कंजप्शन के प्लेस से कैरी किया जाता है तब क्रिएशन ऑफ प्लेस यूटिलिटी प्लेस ले लेता है। गुड्स आर स्टोर्ड व्हेन दे आर नॉट नीडेड एंड सप्लाइड एट द टाइम व्हेन दे आर नीडेड, क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी टेक्स प्लेस। Goods are stored when they are not needed and supplied at the time when they are needed, creation of time utility takes place. मतलब कि गुड्स स्टोर करते हैं और जब उनकी ज़रूरत नहीं होती और वो सप्लाई करते हैं उस टाइम पे, और जब उनकी ज़रूरत होती है तो क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी मतलब क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी टेक्स प्लेस करता है। कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी ट्रांजैक्शंस आर कैरिड आउट रेगुलरली एंड कंटिन्यूसली इन बिजनेस इज एन ऑनगोइंग मॉनिटरी एक्टिविटी। ट्रांजैक्शंस जो होता है वो रेगुलरली और कंटिन्यूसली बिजनेस में चलता रहता है, और बिजनेस जो होता है वो एक मॉनिटरी एक्टिविटी होता है जो बिजनेस में हेल्प कर रहा है। अ बिजनेसमैन डज द एक्टिविटी ऑफ परचेस एंड सेल कंटिन्यूसली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। मतलब एक बिजनेसमैन जो होता है परचेस और सेल का एक्टिविटी करता है, उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है। क्योंकि इफ़ अ ट्रेडर प्रोड्यूसर कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर हिज रेसिडेंस एंड लेटर ऑन सेल इट्स and earns profit, it is not a business because the activity of purchase and sale of building is not a regular or continuous activity for him। मतलब कि कोई ट्रेडर या परचेसर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता है जहाँ पे वो रहना चाहता है और बाद में उसको बेच देता है और वो प्रॉफिट अर्न करता है, क्योंकि वो बिजनेस नहीं होता है। क्योंकि वो एक्टिविटी जो होते हैं परचेस ख़रीदने और बेचने उस बिल्डिंग का, क्योंकि वो रेगुलर एक्टिविटी उस इंसान के लिए नहीं है। रिक्वायरमेंट ऑफ मनी इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द बिजनेस। मनी इज़ रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स इन द फैक्ट्री एंड ऑल्सो बाय ट्रेडर टू परचेज गुड्स। मतलब कि मनी जो होता है स्टार्टिंग से लेके बिजनेस के एंड तक उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। मनी जो होता है वो मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल जो फैक्ट्री में होता है, और एक ट्रेडर को गुड्स परचेस करने में भी उनकी मदद करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस इज़ अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट थ्रू अर्निंग्स। मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस एक प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट करना अर्निंग के थ्रू। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स Though the primary objective of the business is making profit, more than one objectives are accepted due to awareness among customers, restriction of state and changing conditions. The objectives of business can be divided into 2 parts, economic and social. मतलब कि जो बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट करना होता है, लेकिन एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी एक्सेप्ट किए जा सकते हैं क्योंकि वो कस्टमर के प्रति अवेयरनेस पैदा करते हैं, और जो स्टेट और चेंजिंग कंडीशन में रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं। और ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, इकोनॉमिक और एक सोशल। अब हम पहले पढ़ेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। फर्स्ट, प्रॉफिट। सिंस अ बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अ रीजनेबल रिटर्न ऑन द एम्प्लॉयड कैपिटल मस्ट बी ऑब्टेन, दिस रिटर्न इज प्रॉफिट। मतलब कि एक बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है और हमको एक रिटर्न मिलता है, वो एम्प्लॉयड कैपिटल, जो कैपिटल हमने बनाया वो हमें ऑब्टेन करना चाहिए, और इस रिटर्न को हम प्रॉफिट कहते हैं। टू अर्न प्रॉफिट इज एसेंशियल नॉट ओनली फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस बट ऑल्सो फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। मतलब कि
प्रॉफिट कमाना सिर्फ ज़रूरी नहीं होता है उस बिजनेस के लिए, हमें उसके ग्रोथ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। प्रॉफिट इज़ अ मोटिवेटिंग फोर्स, barometer of efficiency and lifeblood of business. These days, the concept of reasonable profit is accepted instead of maximum profit. By earning reasonable profit, a business units get acknowledged in the society along with earning fair profit. मतलब कि प्रॉफिट एक मोटिवेटिंग फोर्स होता है और एफिशिएंसी की वो एक बैरोमीटर होती है और वो एक फुल लाइफ ब्लड होती है बिजनेस के लिए। और आजकल के दिन में रीजनेबल प्रॉफिट कमाना अच्छा है मैक्सिमम प्रॉफिट से, क्योंकि रीजनेबल प्रॉफिट करते हैं तो हमें सोसाइटी में एक्नॉलेज मिलती है और हमें फेयर प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं हम लोग। अ बिजनेस यूनिट कैन बी एक्नॉलेज बाय द सोसाइटी एंड कैन सर्वाइव इन द कंपटीशन बाय अर्निंग फेयर प्रॉफिट। मतलब कि एक बिजनेस यूनिट जो होती है वो हम सोसाइटी में एक्नॉलेज करते हैं और हम कंपटीशन में जॉब कंपटीशन में सर्वाइव करते हैं अर्निंग फेयर प्रॉफिट कमा के। मैक्सिमाइजेशन ऑफ हेल्थ, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट इज अ शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद एनुअल इनकम ऑफ बिजनेस। मतलब कि जो प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव होता है वह एक शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हमें पूरे साल के बिजनेस के पूरे साल के इनकम के बारे में पता चल जाता है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ हेल्थ इज़ अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, द प्रोजेक्ट्स विच इंक्रीज द वेल्थ ऑफ बिजनेस एट अ लॉन्ग रन आर एक्सेप्टेड। मतलब कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ जो होता है वो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है और ये प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो बिजनेस के वेल्थ को एक लंबे समय तक संभाल के रखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं उनको। और इन द सर्कमस्टेंसेस लाइक डिप्रेशन, बिजनेस हैज़ टू गिव अप द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ इज रिलेटेड द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस। मतलब कि कुछ सर्कमस्टेंसेस जैसे कि डिप्रेशन, बिजनेस को तब भी अपने ऑब्जेक्टिव पे गिव अप नहीं करना चाहिए। और ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ हेल्थ का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इकोनॉमिक बेनिफिट और बिजनेस के ओनर के साथ उसका ऑब्जेक्टिव रिलेशन में होना चाहिए। अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, expansion of market, best possible utilization of resources, application of modern technology etc. मतलब कि अलग अलग प्रकार के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ बिजनेस, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एप्लीकेशन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मतलब कि इसमें आप इकोनॉमी के डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं, बिजनेस कैसे ग्रो करना है आपको, मार्केट कैसे एक्सपांड करना है आपको, रिसोर्सेज कहाँ अच्छी तरह से आपका यूटिलाइज होंगे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरे पार्ट के बारे में जो है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सम सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर गिवन प्रायोरिटी बाय बिजनेस फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट सोसाइटी, बिजनेस इज ड्यू टू सोसाइटी, देयरफॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट अदर देन प्रॉफिट इज एक्सेप्टेड। मतलब कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उनको बिजनेस प्रायोरिटी देता है ताकि सोसाइटी में बेनिफिट रहे और बिजनेस का जो एग्जिस्टेंट होता है वो सोसाइटी के बिना पॉसिबल नहीं होता है और बिजनेस सोसाइटी की वजह से ही होता है। और इसीलिए हमें इन ऑब्जेक्टिव्स के प्रॉफिट के अलावा भी हमें इन ऑब्जेक्टिव्स के इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलेगा और सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अगले पेज में दिया है। First, objective of social responsibility. It has become necessary for the business to be aware of the interest of the different groups of society because of consumers awareness, state restriction, consumer education, consumers association, different interest। मतलब कि बिजनेस के लिए इतना ज़रूरी हो गया है कि उसको दूसरे लोगों के इंटरेस्ट के बारे में और उनके कंज्यूमर के अवेयरनेस और स्टेट के रिस्ट्रिक्शन, कंज्यूमर के एजुकेशन और उनके कंज्यूमर के एसोसिएशन के बारे में पता चलना चाहिए। डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स और क्लासेस ऑफ सोसाइटी सच एज ओनर, एम्प्लॉयज, कस्टमर, क्रेडिटर एक्सेट्रा। मतलब कि अलग अलग प्रकार के इंटरेस्ट ग्रुप या फिर अलग अलग क्लासेस के सोसाइटी जैसे कि ओनर्स, एम्प्लॉय, कस्टमर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट का भी इसमें हिस्सा होना चाहिए।
are associated with business unit, and these different groups have different interest with business. It is necessary to take care of the interest of these different groups. मतलब कि ये बिजनेस यूनिट के साथ इनका एसोसिएशन होना चाहिए, और ये अलग अलग प्रकार और ये अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स के डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं उनके बिजनेस के साथ. It is necessary to take care of interest of these different groups. The business has to abide by maintenance of environment, Employees Welfare Act, Factory Act, Consumer Protection Act, etc. मतलब कि हमें इस बात की ध्यान रखनी चाहिए कि अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स के हमें उनके उनके इंटरेस्ट के बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए, और बिजनेस को उनके एनवायरनमेंट के बारे में मेंटेनेंस का ध्यान रखना चाहिए. एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ऐसे अलग अलग प्रकार के एक्ट होते हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं. ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. द अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इज इंक्रीजिंग डे बाई डे. Some business units are established with the objective to create new opportunities of employment. मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और कुछ बिजनेस यूनिट्स जो हैं उनका ऑब्जेक्टिव है नए अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्रिएट करना चाहिए. फॉर एग्जांपल, खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज कमीशन सिलेक्ट्स दोज इंडस्ट्रीज which provide employment opportunities. Preference is given to the establishment of business unit in backward areas to provide employment to unemployed. मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल खादी और कॉटेज इंडस्ट्रीज जो होती है उनकी कमीशन जो होती है कुछ इंडस्ट्रीज़ को सिलेक्ट करती है, जिसकी वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं. उनका प्रेफरेंस यही होता है कि जो बैकवर्ड एरियाज़ के बिजनेस यूनिट उनके एस्टेब्लिशमेंट में हेल्प करे, ताकि उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो अनएम्प्लॉयड होने से बच सके. ऑब्जेक्टिव to provide quality goods and services. It is the objective to provide quality goods and services in order to make them easily available to the people of society so that they can satisfy their needs. मतलब कि गुड्स एंड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज का इनका यह ऑब्जेक्टिव होता है ताकि ये लोगों तक जल्दी से आसानी तक इनको अवेलेबल मिल सके और ये लोग अपनी नीड्स को जल्दी से सेटिस्फाई कर सकें. The units manufacturing spices used in cooking, cold drinks, food products have to maintain their standards of high quality. मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग स्पाइसेस होते हैं जो कुकिंग में, कोल्ड ड्रिंक में, फिर फूड प्रोडक्ट्स में होते हैं, उनका स्टैंडर्ड जो होता है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए. बिजनेस यूनिट्स हैविंग सोशल ऑब्जेक्टिव आर कमिटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस एट फेयर प्राइस. फॉर एग्जांपल, डिलीवरी ऑफ गुड्स एट होम आफ्टर सेल सर्विस, इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स एक्सेट्रा. मतलब कि बिजनेस यूनिट जो सोशल ऑब्जेक्टिव के साथ उनको है ना अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज एक फेयर प्राइस पे देने चाहिए. जैसे कि डिलीवरी ऑफ गुड्स जो होता है आपको घर पे मिलने चाहिए और आपके गुड्स भी इंस्टॉल किए जाने चाहिए. ऑब्जेक्टिव टू अडॉप्ट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. ब्लैक मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा अनफेयर प्रैक्टिस इन बिजनेस. मतलब कि आपके जो प्रोडक्ट बिजनेस वाले कर रहे हैं उनका वो लोग ब्लैक मनी से कर रहे हैं, या फिर गुड्स ठीक तरह से चलना, या फिर एडवर्टाइज में कुछ घोटाला करना, ऐसे अनफेयर प्रैक्टिसेस बिजनेस में किए जाते हैं. आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ऑफ एसेंशियल गुड्स मस्ट नॉट बी क्रिएटेड. मतलब कि कुछ एसेंशियल गुड्स जो हम लोग को चाहिए उनमें कमी नहीं होनी चाहिए और उन्हें बनाना भी नहीं चाहिए. बिजनेस यूनिट्स मस्ट अडॉप्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिस फॉर द वेलफेयर ऑफ कस्टमर एंड सोसाइटी. जो बिजनेस यूनिट होते हैं उन्हें फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के ऑब्जेक्टिव के बारे में अडॉप्ट करना चाहिए ताकि वो कस्टमर्स और उनके सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी वो जान सके. अदर ऑब्जेक्टिव्स. द सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर फर्स्ट टू एस्टैब्लिश स्पेशल आइडेंटिटी इन सोसाइटी, सेकंड टू कंडक्ट रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, टू बी हेल्पफुल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट फॉर द सेम, to provide various incentives to the employees and execute welfare schemes for them. मतलब कि इसमें ये बता रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं. जैसे कि आपको स्पेशल आइडेंटिटी आपके एस्टैब्लिश करना सोसाइटी में, आपके बारे में रिसर्च वर्क करना, कंडक्ट करना प्रोडक्शन के फील्ड में, और फिर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि इकोनॉमी की डेवलपमेंट में भी आपको हेल्पफुल हो आपके नेशन के बारे में, और आप गवर्नमेंट से भी इसी चीज़
इसी सेम चीज़ के बारे में आप उनके साथ कोऑपरेट कर सकें। 4 टू प्रोवाइड मतलब कि आपको अलग अलग प्रकार के इंसेंटिव्स एम्प्लॉयज़ और उनके वेलफेयर स्कीम जो है उनके लिए एग्जीक्यूट किए जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क के बारे में। बिजनेस रिस्क, देयर इज एन अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट और रिस्क ऑफ लॉस इन द बिजनेस। The uncertain events of the future affect the profit. Thus, it can be said that profit is a reward against business. There are two types of risk in business: natural risk and man-made risk. मतलब कि बिजनेस रिस्क में अनसर्टेनिटी होती है, शायद से आपको इस रिस्क में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर आपको लॉस भी हो सकता है। और कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो आपको फ्यूचर में आपको आपके प्रॉफिट ना मिलने से आपको अफेक्ट भी कर सकते हैं। ये भी ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट जो होता है वो एक रिवॉर्ड होता है बिजनेस रिस्क के सामने। और दो प्रकार के रिस्क होते हैं बिजनेस में, नेचुरल रिस्क और मैनमेड रिस्क। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल रिस्क के बारे में। उसमें जैसे कि होता है अर्थक्वेक, फ्लड एक्सेट्रा। वो जो होता है बिजनेस का जो ग्रोथ होता है वो कम कर देता है और आपके जो बिजनेस के एसेट होते हैं उसको डिस्ट्रॉय या फिर डैमेज कर देता है। और ये नेचुरल रिस्क के ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। Man-made risk. Man-made risk hinder the development of business and as result, business has to suffer the loss. जबकि man-made risk जो होता है वो बिजनेस का डेवलपमेंट कम कर देता है और बिजनेस को ये लॉस झेलना पड़ता है। This strike of employees, change in technology, change in taste, demand of customer, political instability, risk of competition in market and so on. मतलब कि अलग अलग प्रकार के रिस्क होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ की स्ट्राइक, टेक्नोलॉजी में चेंज, आपके टेस्ट या फिर प्रोडक्ट या फिर कस्टमर्स की डिमांड या फिर आपकी स्टेबिलिटी शायद से ठीक ना हो या फिर बिजनेस कंपटीशन का रिस्क ज़्यादा हो मार्केट में या फिर कुछ और। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंजेस आर नेसेसरी इन प्रोडक्शन मेथड ड्यू टू इन्वेंशन इन टेक्नोलॉजी। मतलब कि चेंजेस जो नेसेसरी होते हैं प्रोडक्शन मेथड में ताकि आपके टेक्नोलॉजी के इन्वेंशंस में वो चेंजेस आपकी हेल्प कर सकें। न्यू टेक्नोलॉजीज अडेप्टेड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी गुड्स। न्यू मशीनरीज हैव टू बी इंस्टॉल फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीनरीज। मतलब कि जो नया टेक्नोलॉजी होता है वो हाई क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करता है और नए मशीन्स आने चाहिए ओल्ड मशीन्स को रिप्लेस करके। Threat of substitute products. The customers may turn to substitute product due to change in technology. मतलब कि जो कस्टमर्स होते हैं वो किसी दूसरे प्रोडक्ट पर चेंज हो सकता है टेक्नोलॉजी की वजह से। जैसे कि बॉल पेन फाउंटेन पेन में बदल गया, स्टील के जो वेसल्स है वो कॉपर और ब्रास में बदल गए, टेलीविज़न जो है वो रेडियो की जगह पे आ गया है। कंपटीशन इंक्रीजेज द बिजनेस रिस्क विच डायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस प्रॉफिट। मतलब कंपटीशन जो होता है वो बिजनेस रिस्क को इंक्रीज करता है और वो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है। द सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज टू बी रिड्यूस्ड एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर टू बी इनकर्ड बाय बिजनेस यूनिट टू मेंटेन इट्स पोजीशन इन मार्केट टू फेस कंपटीशन, दस प्रॉफिट गेट रिड्यूस्ड। मतलब कि इनका जो सेल प्राइस होता है वो रिड्यूस हो जाता है और जो हम लोग एडवर्टाइजमेंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसकी भी थोड़ी मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कंपटीशन फेस करना पड़ता है और हमारा बिजनेस का प्रॉफिट भी कम हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे लेजिस्लेशन के बारे में। लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स लॉ रिगार्डिंग पोल्यूशन, कस्टमर, वर्कर्स, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। अब गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रकार के लॉ बनाए जिसमें पोल्यूशन, कस्टमर, वर्कर, इंडस्ट्री सब कुछ आ जाते हैं। और ये जो लॉस भी होते हैं वो बिजनेस के लिए भी रिस्क होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, दे हिंडर द बिजनेस डिसीजन मेकिंग। मतलब कि जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, ये जो होते हैं बिजनेस में डिसीजन मेकिंग के लिए कभी कभी वो कम हो जाते हैं, डिसीजन लेने में हमें प्रॉब्लम होती है। अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड, अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट क्रिएट द रिस्क फॉर द बिजनेस। मतलब कि अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड मतलब आपकी डिमांड कम हो जाती है, दूसरे प्रोडक्ट ज़्यादा लोग खरीदते हैं, आपकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं रहती। चेंज इन कस्टमर्स इनकम, टेस्ट, प्रोडक्ट प्राइस, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा क्रिएट्स अनसर्टेनिटी फॉर डिमांड विच अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। मतलब कि कस्टमर के इनकम मतलब
उनका इनकम कम होना और आपके प्राइसेस ज़्यादा होना, इसलिए वो नहीं ले सकते। का टेस्ट, आपका प्रोडक्ट आप कैसे उस पर वैल्यू करते हैं, प्राइस वगैरह, और ये सब क्या होता है, इसकी वजह से आपकी डिमांड में प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, जिससे आपके बिजनेस के प्रॉफिट को भी अफेक्ट करता है। फिजिकल रिस्क, डैमेज टू द एसेट्स विच आर यूटिलाइज्ड इन बिजनेस क्रिएट्स फिजिकल रिस्क। नॉन फंक्शनिंग ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, डैमेज इन ट्रांसिट ऑफ गुड्स क्रिएट्स फिजिकल रिस्क। मतलब कि जो एसेट्स को डैमेज करते हैं और जो बिजनेस में हम उनका यूटिलाइजेशन करते हो, उससे फिजिकल रिस्क भी क्रिएट होता है। और जैसे कि मशीन्स और इक्विपमेंट्स का काम ना करना, इससे इससे गुड्स की भी कमी हो सकती है, जिससे फिजिकल रिस्क क्रिएट होते हैं। प्रोफेशन, अ पर्सन विद स्पेशलाइज्ड स्किल, नॉलेज, ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल एजुकेशन रेंडर सर्विस एंड इन रिटर्न रिसीव फीस, इट इज़ कॉल्ड प्रोफेशन। मतलब कि एक पर्सन जिसका स्पेशलाइज स्किल, नॉलेज, ट्रेनिंग, प्रोफेशनल एजुकेशन होता है, सर्विस करता है और जिसकी वजह से आपको फीस मिलता है, उसको हम प्रोफेशन कहते हैं। अ प्रोफेशनल हैज़ टू ऑब्टेन द मेंबरशिप ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। जबकि एक प्रोफेशनल इंसान जो होता है, उसको एक रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन के मेंबरशिप को भी ऑब्टेन करना होता है। ही हैज़ टू ओबे द एस्टैब्लिश कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एसोसिएशन। मतलब कि उसको जो कोड ऑफ कंडक्ट एस्टैब्लिश के एसोसिएशन है, उसको उसका पालन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज़ टू हैव प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ CA and has to become a member of the Institute of Chartered Accountant of India, doctor, lawyer, solicitor, chartered account, etc. professional person। मतलब कि फॉर एग्जांपल, चार्टर्ड अकाउंट जो होता है, जिसके पास एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है CA की, उसको एक इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, उसको उसका मेंबर बनना पड़ता है। और डॉक्टर, लॉयर, सॉलिसिटर, चार्टर्ड अकाउंट्स वो भी होते हैं, वो सारे प्रोफेशनल पर्सनस होते हैं। Professional skill can also be used for employment. For example, when a doctor accepts to render service in a hospital, return of salary, it is called employment। मतलब कि जो प्रोफेशनल स्किल जो होते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि एक डॉक्टर अपनी सर्विस रेंडर करता है एक हॉस्पिटल में, जिसके रिटर्न में उसको सैलरी मिलती है, उसको हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब हम प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, अब प्रोफेशनल हैज़ टू ऑब्टेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। जैसे आपने मीनिंग में पढ़ा था, पहला पॉइंट भी वही है। प्रोफेशनल हैज़ टू ऑब्टेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। अब एक प्रोफेशनल जो होता है, उसको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल और प्रोफेशनल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ही चार्जेस फी फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, और द स्टैंडर्ड ऑफ फीस वेरीज एज पर स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। मतलब कि वो जिस प्रकार से अपने सर्विस प्रोवाइड करता है, वो वैसे फ़ीस चार्ज करता है, और जो उसकी फ़ीस की स्टैंडर्ड होती है, उसके स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको फ़ीस दिया जाता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, एक प्रोफेशनल का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, जिसकी वजह से वो उसको सर्विस प्रोवाइड करता है। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी ऑफ अर्निंग। मतलब कि ये जो अर्निंग होता है, सिर्फ एक अकेले इंसान का ही होता है। तो प्रोफेशनल एक्टिविटी हैज़ नो रिलेशन विद प्रोडक्शन, बट इट सेटिस्फाई पर्सनल एंड बिजनेस नीड्स। मतलब कि एक प्रोफेशनल इंसान की एक्टिविटी जो होता है, उसका प्रोडक्शन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता है, लेकिन वो पर्सनल और बिजनेस नीड्स को सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ लॉयर प्रेजेंट्स अ केस इन द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट एंड इन टर्न चार्जेस फीस। मतलब कि एक लॉयर जो होता है, एक केस प्रेजेंट करता है कोर्ट के सामने, अपने क्लाइंट के सामने, और उसके बदले में उसको फीस मिलता है। इट इज़ एसेंशियल टू ओबे द कोड ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। मतलब कि ये ज़रूरी होता है कि उसको कोड ऑफ कंडक्ट जो प्रोफेशनल एसोसिएशन ने बनाया, उसको उसका ध्यान रखना चाहिए। मॉनेटरी रिटर्न्स रिमेन्स अनसर्टेन इन प्रोफेशन। मतलब कि जो पैसे हमें वापस मिलते हैं, वो कभी भी एक जगह पे नहीं रह सकते प्रोफेशन में। अब हम नाउ वी विल लर्न अबाउट एम्प्लॉयमेंट मीनिंग। एम्प्लॉयमेंट मीन्स जॉब। इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म इन रिटर्न फॉर अ फिक्स सैलरी वेयर वर्क इज एसेंट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जॉब, और वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जिससे हमें रिटर्न मिलता है
रिटर्न मिलता है फिक्स सैलरी पे, जिसमें जिसमें हमें वर्क असाइन किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब। फॉर एग्जांपल, अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल और अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मतलब कि एक टीचर स्कूल में पढ़ा रही है या फिर एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय। अब हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। फिक्स सैलरीज पेड एट फिक्स्ड इंटरवल्स इन रिटर्न ऑफ फिजिकल और मेंटल वर्क। मतलब कि जो फिक्स सैलरी होती है वो एक फिक्स इंटरवल पे दिया जाता है, एक फिजिकल या फिर मेंटल वर्क के रिटर्न में। सर्टेन अदर बेनिफिट्स आर अवेलेबल इन एडिशन टू द सैलरी, फॉर एग्जांपल मेडिकल अलाउंस, पेंशन एक्सेट्रा। तो अदर प्रकार के बेनिफिट्स भी जो होते हैं सैलरी के एडिशन में भी आपकी हेल्प करते हैं, जैसे कि मेडिकल अलाउंस या फिर पेंशन वगैरह वगैरह। टू परफॉर्म द असाइंड वर्क एज पर द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर। मतलब कि आपको जो असाइंड वर्क दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, वो एक एम्प्लॉयर के कंट्रोल के अंदर किया जाता है। क्वालिफिकेशन, वर्किंग आवर्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स आफ्टर रिटायरमेंट एक्सेट्रा ऑफ द एम्प्लॉयज आर प्री डिटरमाइंड। किसी भी इंसान का क्वालिफिकेशन, उसका कितने घंटे काम करता है, उसने कब रिटायरमेंट ली, रिटायरमेंट के बाद उसके क्या बेनिफिट होते हैं, वो सारे एम्प्लॉय का जो होता है वो पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट इज़ अ डिपेंडेंट एक्टिविटी। एम्प्लॉयमेंट किसी एक इंसान के ऊपर नहीं होता है, उसको किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आर बाउंड टू फॉलो द रूल्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। अब जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय होता है उसको रूल्स जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको वो फॉलो करना पड़ता है। नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ टू बी मेड बाय द एम्प्लॉय। मतलब जो हमारा बिजनेस का कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है वो एम्प्लॉय नहीं कर सकता है, नहीं बना सकता उसको वो। अब हम पढ़ेंगे बिजनेस, प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंस के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे बिजनेस के बारे में। पहला है नेचर ऑफ वर्क। गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड टू द कस्टमर इन एक्सचेंज ऑफ मनी। मतलब कि जो गुड्स एंड सर्विसेज जो कस्टमर को सप्लाई किया जाता है मनी के एक्सचेंज में। और अब प्रोफेशन, पर्सनल एंड बिजनेस सर्विसेज आर रेंडर्ड विद डिस्क्रिप्शन इन रिटर्न ऑफ फीस। मतलब पर्सनल और बिजनेस सर्विसेज जो किए जाते हैं वो हमें फ़ीस के बदले में मिलते हैं। एम्प्लॉयमेंट, परफॉर्मिंग वर्क एज पर द रूल एंड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि हमें वर्क जो दिया है उसके रूल और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से परफॉर्म करना चाहिए। क्वालिफिकेशन ऑफ बिजनेस, उसमें कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। नो क्वालिफिकेशन इज एसेंशियल। प्रोफेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टाइज नॉलेज आर एसेंशियल। आपकी एजुकेशन डिपेंड करती है आपकी क्या ट्रेनिंग है, आपकी नॉलेज कितनी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें एसेंशियल होती हैं। क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड एज पर द नेचर ऑफ द जॉब। मतलब क्वालिफिकेशन रिक्वायर करता है कि आपकी जॉब की नेचर किस प्रकार की है। रिवॉर्ड और रिटर्न, रिटर्न इज कॉल्ड प्रॉफिट। मतलब रिटर्न को हम प्रॉफिट कहते हैं। प्रोफेशन, रिटर्न इज कॉल्ड फीस। रिटर्न को हम फीस कहते हैं। रिटर्न इज कॉल्ड सैलरी और वेजेस। दोनों में से आप कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। कैपिटल, कैपिटल इज रिक्वायर्ड एज पर द नेचर एंड टाइप ऑफ द बिजनेस। अब कैपिटल रिक्वायर होता है किस प्रकार का नेचर या फिर किस प्रकार के टाइप का वो बिजनेस होता है। लिमिटेड कैपिटल इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। मतलब छोटा सा कैपिटल की ज़रूरत है बिजनेस के लिए जब आप उस कंपनी को एस्टैब्लिश करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में किसी भी प्रकार की कैपिटल की ज़रूरत नहीं। नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड। रिस्क, अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क ऑफ लॉस रिमेन्स इन बिजनेस। मतलब कि आपका प्रॉफिट कभी भी एक करेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं रहता है और आपके लॉस के रिस्क जो होते हैं वो बिजनेस में रहते हैं। रिस्क ऑफ नॉन रिसिप्टेंस ऑफ सर्टेन फीस। मतलब आपको एक प्रकार का रिसिप्ट नहीं मिलता उस फीस के लिए। लेस रिस्क रिमेन्स एज रेगुलर फिक्स सैलरीज रिसीव्ड। मतलब कम रिस्क होता है, जैसे कि आपको फिक्स्ड सैलरी आपको रिसीव मिलती है आपको। कोड ऑफ कंडक्ट, लीगल प्रोविजन आर टू बी फॉलोड। तब जो प्रोविज़न जो इम्पॉर्टेंट होते हैं आपको उनको फॉलो करना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट इज़ टू बी फॉलोड बाय एज प्रिस्क्राइब बाय द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। जब कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो हमें फॉलो करना पड़ता है जो प्रोफेशनल एसोसिएशन ने बताया है। रूल्स स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट आर टू बी फॉलोड। मतलब जो रूल्स जो एग्रीमेंट में होते हैं वो हमें उनको फॉलो करना चाहिए। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, मतलब कि आप ओनरशिप किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। मतलब आप कोई भी उस कंपनी का एमडी बन सकता है।
प्रोफेशन में ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इज़ नॉट पॉसिबल। अब आप वो कंपनी किसी के भी आप प्रोफेशन पे नाम नहीं कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट में ओनरशिप का कोई भी टाइटल नहीं होता, नो टाइटल ऑफ ओनरशिप। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब हम पढ़ेंगे ट्रेड के बारे में। ट्रेड क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विस इन रिटर्न ऑफ कमोडिटी और सर्विस, और एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी सर्विस इन रिटर्न ऑफ मनी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट बिटवीन 2 पर्सन इज कॉल्ड ट्रेड। मतलब कि कमोडिटी की एक्सचेंज या फिर सर्विस या फिर कमोडिटी की एक्सचेंज जिसके रिटर्न से आपको मनी मिलता है प्रॉफिट के मोटिव से, जिसमें 2 लोग काम कर सकते हैं, 2 लोगों के बीच में, उसको हम ट्रेड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू परचेज अ बुक फ्रॉम अ शॉपकीपर यू पे मनी अगेन द परचेज ऑफ द बुक। मतलब कि जब आप कोई बुक खरीदते शॉपकीपर से तो आप उसको पैसे देते हैं जब आप बुक को खरीदते हैं तब। यार एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी इज डन इन रिटर्न ऑफ मनी। तब जो कमोडिटी जो होती है उसको एक्सचेंज किया जाता है, वो मनी के रिटर्न में आपको वापस मिलता है। You purchase bus ticket and travel by bus, you get exchange of service in return of money paid। तब कि जब भी आप कोई बस टिकट या फिर आप बस से ट्रैवल करते हैं तो आपको सर्विस एक्सचेंज होती है, मतलब कि आपने जो रिटर्न में आपने जो मनी उस बंदे को पे किया है। अब हम पढ़ेंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ट्रेड इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब उससे आपको पैसे मिल सकते हैं। और ट्रेड में 2 प्रकार की पार्टीज होते हैं, जो है परचेसर एंड सेलर। There are 2 parties in trade, purchaser and seller। Exchange is essential in trade। Exchange जो होता है वो ट्रेड में बहुत ज़रूरी होता है। In trade, transfer of ownership of goods and service are done। मतलब कि ट्रेड में ओनरशिप जो उसका ट्रांसफ़र गुड्स और सर्विसेज में किया जाता है। In exchange of goods, either an amount is paid or goods are exchanged। मतलब जब गुड्स का एक्सचेंज होता है या फिर उस अमाउंट को हम पे करते हैं या फिर हमारे गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं। ट्रेड इज एन कंटिन्यूस एक्टिविटी, मतलब ट्रेड चलता ही रहता है। द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब कि जो गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू होती है वो मनी के टर्म्स में डिटरमाइन किया जा सकता है। ट्रेड इज़ अ लीगल एक्टिविटी। ट्रेड जो होता है वो एक लीगल एक्टिविटी होता है, बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। अब ट्रेड के 2 प्रकार के टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड। फर्स्ट इज इंटरनल ट्रेड एंड सेकंड इज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड, ट्रेड अमंग डिफरेंट रीजन्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। मतलब कि जो ट्रेड जो होता है अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग कंट्रीज़ के बाउंड्रीज में होता है, उसको हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। जैसे कि कोई अहमदाबाद का ट्रेडर हुआ और उसने कश्मीर से एप्पल के बॉक्सेस परचेस किए, या फिर कोई नागपुर का कोई इंसान हुआ उसने राजकोट को ये ऑरेंजेस सेंड किए, तो ये हैं इंटरनल ट्रेड के एग्जांपल्स। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन के व्यू पॉइंट से देखें तो इंटरनल ट्रेड 2 प्रकार के होते हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरनल ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेलर पर मतलब कि इंटरनल ट्रेड जो होते हैं 2 पार्ट्स में होते हैं, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। अ होलसेलर परचेसेस गुड्स इन बल्क फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूट्स देम टू अ रिटेलर एज पर हिज रिक्वायरमेंट। अब एक होलसेलर जो होता है वो गुड्स परचेस करता है एक प्रोड्यूसर से और बाद में वो उसे रिटेलर को बेच देता है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और होलसेलर का जो एक कनेक्टिंग लिंक होता है एक प्रोड्यूसर और एक रिटेलर के बीच में। एक रिटेल ट्रेड में एक रिटेलर गुड्स को परचेस करता है होलसेलर से और बाद में उसको कंज्यूमर्स को सप्लाई करता है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्रॉसेस द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। मतलब कि जो 2 प्रकार के ट्रेड होता है उन कंट्रीज़ के, इसमें उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड क्रॉसेस दी बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है कंट्रीज़ के बाउंड्रीज को वो क्रॉस करता है। जैसे कि कोई जापानीज़ कंपनी इंडियन ट्रेडर्स को टेलीविज़न सेल कर रही है, या फिर कोई केसर मैंगो जो है वो इंडिया से USA भेजा जा रहा है। ये सब
इंटरनेशनल ट्रेड के एग्जाम्पल हैं। इंटरनेशनल ट्रेड इंक्लूड्स इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड री एक्सपोर्ट ट्रेड। मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेड के 3 चीज़ होते हैं, एक पहला होता है इंपोर्ट ट्रेड, दूसरा होता है एक्सपोर्ट ट्रेड एंड थर्ड होता है री एक्सपोर्ट ट्रेड। अब हम पढ़ेंगे कॉमर्स के बारे में, उसका मीनिंग क्या होता है। कॉमर्स मीन ट्रेड्स एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड। जबकि कॉमर्स मतलब आपको कहीं से इधर उधर ट्रेड करना है, यहाँ से कहीं घूमना है, या फिर आपको कुछ चीज़ों का आपका ट्रेडिंग करना है, या फिर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। दिस सर्विसेज इंक्लूड द सर्विस ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग एंड एजेंट्स। जो सर्विस जो होते हैं, बैंकिंग की सर्विस, उनकी इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउस और उनके एजेंट्स में हेल्प करते हैं सर्विस। द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेड एंड इट्स ऑक्सिलरी सर्विसेज। मतलब कि ये जो वर्ल्ड है ग्लोबल विलेज बन गया है ट्रेड के व्यू पॉइंट से और उसकी ऑक्सिलरी सर्विस से जो हमें प्रोवाइड की जाती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। मतलब ट्रेड एक कॉमर्स का एक पार्ट है। कॉमर्स इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब कि इससे हमें मॉनेटरी रिटर्न्स या फिर इकोनॉमिक गेन्स मिलते हैं। ऑक्सिलरी सर्विस हेल्पफुल टू ट्रेड एंड आर इंक्लूड इन कॉमर्स। अब हमें सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है और जो ट्रेड में हेल्पफुल होती है वो कॉमर्स में इंक्लूड करता है, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। इट इंक्रीजेस टाइम्स एंड प्लेस यूटिलिटी ऑफ द गुड्स। मतलब कि ये कॉमर्स जो होता है गुड्स के टाइम और प्लेस और उनके यूटिलाइजेशन के लिए भी उनकी हेल्प करता है। ऑक्सिलरी सर्विस आर डिमांड ओरिएंटेड येट कंटिन्यूस। तब ऑक्सिलरी ऐसे सर्विसेज जो होते हैं उनकी डिमांड ज़्यादा रहती है लेकिन तब भी वो कंटिन्यूस रहते हैं। इफ़ ऑक्सिलरी सर्विस आर अवेलेबल एट रीजनल प्राइस, गुड्स कैन बी सप्लाइड टू कस्टमर एट फेयर प्राइसेस। मतलब कि ऐसे ऑक्सिलरी सर्विसेज जो एक बहुत ही सस्ते दाम पे रहते हैं तो गुड्स जो होते हैं कस्टमर को हम सप्लाई कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस पे, चीप प्राइस पर। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स। मीनिंग ऑफ ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ मनी। मतलब कि आपको कोई गुड या सर्विसेज एक्सचेंज करना है मनी के रिटर्न में तो उसको हम ट्रेड कहते हैं। अब कॉमर्स का मतलब क्या जानते हैं। कॉमर्स इंक्लूड ट्रेड्स एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड। मतलब कि कॉमर्स जो होता है वो ट्रेड करता है, इधर से उधर घूमता रहता है और अलग अलग प्रकार की सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। स्कोप, मतलब कि ये जो ट्रेड का जो स्कोप होता है वो बहुत कम होता है और कॉमर्स में जो होता है वो ज़्यादा होता है और ट्रेड जो होता है वो कॉमर्स में इंक्लूडेड भी होता है। पार्टीज, बोथ द पार्टीज ऑफ ट्रेड आर मोस्टली नोन टू ईच अदर एंड आर इन प्रॉक्सिमिटी। मतलब कि दोनों पार्टीज़ के जो ट्रेड होते हैं वो दोनों को एक दूसरे को जानते हैं लेकिन तब भी वो थोड़े डिस्टेंस में रहते हैं। बोथ द पार्टीज में बी एट डिस्टेंस, प्लेसेस एंड अननोन इवन दे कैन ऑब्टेन ऑक्सिलरी सर्विस। तब दोनों पार्टीज भले ही दूसरे डिस्टेंस या फिर अननोन हो लेकिन तब भी वो लोग पास अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इंडस्ट्री, meaning a process of converting raw material into finished goods by adding utility to satisfy human needs is called an industry. Manufacturing of furniture from the wood, manufacturing of clothes from raw cotton। मतलब कि एक प्रोसेस जो होता है जिससे आप अपना जो कच्चा मटेरियल रॉ मटेरियल होता है उसको हम फिनिश गुड में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे हमें यूटिलाइजेशन मिलता है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी दिए है, जैसे कि फर्नीचर का मैन्युफैक्चर करके वो वुड में बदल जाता है और क्लोथ का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो रॉ कॉटन में बदल जाता है। प्रोडक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, चेंज इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स, यूटिलिटी एंड इन एडिशन टू देम द यूज ऑफ ह्यूमन लेबर। नेचुरल रिसोर्सेज एंड मशीन आर कंसिडर्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। अब कैसे बोल रहा है कि जो प्रोडक्शन जो हमें इकोनॉमिक गेन्स मिलते हैं या फिर जो रॉ मटेरियल में हमारे जो चेंजेस होते हैं अलग अलग प्रकार में जो उनके प्रोडक्शन होते हैं हमें उनकी यूटिलाइजेशन मिलती है या फिर ह्यूमन लेबर में कुछ एडिशन होता है। नेचुरल रिसोर्सेज या फिर जो मशीन्स होते हैं उसको हम इंडस्ट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं और इनके क्लासिफिकेशन होते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज, these industries are fundamental industries
दैट आर कनेक्टेड विथ सी लैंड एंड एयर। मतलब कि जो इंडस्ट्रीज होते हैं फंडामेंटल इंडस्ट्रीज होते हैं जो सी लैंड और एयर के साथ कनेक्शन होता है उनके साथ। प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिलेटेड ऑन नेचर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मर्स कनेक्टेड विद लैंड, फिशरीज इज कनेक्टेड विद सी। मतलब कि जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है प्राइमरी इंडस्ट्री का वो नेचर पे रिलाई करता है। मतलब कि जो एग्रीकल्चर होता है, एनिमल एंड हस्बेंड्री होता है, पोल्ट्री फार्मिंग होता है, वो लैंड के साथ कनेक्शन होता है उनके साथ, और फिशरीज का जो होता है उनका सीज के साथ कनेक्शन होता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री, वेरियस टाइप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजीज आर यूज। मतलब कि अलग अलग प्रकार के मशीन्स और टेक्नोलॉजीज का यूज़ होता है। या द नेचुरल वेल्थ इज प्रोसेस टू मेक इट कंज्यूमेबल एंड सप्लाई टू कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, कलर एंड केमिकल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री। मतलब कि यहाँ पे जो नेचुरल वेल्थ होता है वो बहुत ही कंज्यूमेबल होता है और जल्दी से कस्टमर्स को हम सप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर का इंडस्ट्री, कलर एंड केमिकल इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री एक्सेट्रा। Tertiary industry, it has wide scope, it provides help and service to primary and secondary industries and beside it is very near to customer। मतलब उसका स्कोप जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और वो दो ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करता है और सर्विस प्रोवाइड करता है और ये कस्टमर्स के भी बहुत पास होता है। The product obtained from the primary industry, secondary industry are made more consumable for the customers, different process। तब जो प्रोडक्ट जो होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री से जो ऑब्टेन होता है वो ज़्यादा ही हम कस्टमर के लिए ज़्यादा ही कंज्यूमेबल होता है अलग अलग प्रोसेस से। फॉर एग्जांपल डेयरी इंडस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री एंड सो ऑन। जैसे कि एग्जांपल दिया डेयरी इंडस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री एंड सो ऑन। Tertiary industry also includes the service of banking, insurance, transportation, warehousing, agents, communication etc। कि जो थर्ड टर्शरी इंडस्ट्री होती है वो बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, ट्रांसपोर्टेशन की, वेयरहाउसिंग की, एजेंट्स और कम्युनिकेशन इन सब की सर्विसेज इंक्लूड करता है इसमें। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ वीट इज़ अ प्राइमरी इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ फ्लोर फ्रॉम वीट इज़ अ सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड बिस्किट फ्रॉम फ्लोर इज कॉल्ड टर्शरी इंडस्ट्री। मतलब कि जो वीट का जो प्रोडक्शन होता है वो एक प्राइमरी इंडस्ट्री होता है और जो गेहूं का वीट से होता है वो एक सेकेंडरी इंडस्ट्री होता है और ब्रेड और बिस्किट का जो गेहूं से होता है वो एक टर्शरी इंडस्ट्री होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट या फिर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे को और मोटिवेट करना। थैंक यू।